नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एप्स्टीन फाइल्स पर विदेश मंत्रालय का कड़ा जवाब। पीएम मोदी से जुड़ा जिक्र किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एप्स्टीन फाइल से जुड़े एक ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी 2017 की इस्राइल यात्रा के जिक्र को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे एक दोषी अपराधी की बेकार की बातें बताते हुए पूरी तरह नजरअंदाज करने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इस्राइल यात्रा एक आधिकारिक यात्रा थी और इसके अलावा ईमेल में किए गए अन्य दावे निराधार हैं। एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का जिक्र, कांग्रेस ने बताया राष्ट्रीय शर्म। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछे 3 सवाल। एप्स्टीन फाइल्स के नए दस्तावेज शुक्रवार को जारी किए गए। इन दस्तावेजों से जुड़ी कहानियां शनिवार को एक एक करके सामने आने लगी हैं। सबसे खास बात यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र भी एप्स्टीन फाइल्स में आ गया है। दस्तावेजों में जिक्र है कि पीएम मोदी ने इस कुख्यात यौन शोषण अपराधी एप्स्टीन से सलाह ली थी। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को शनिवार शाम जोर शोर से उठाते हुए इसे राष्ट्रीय शर्म बताया। मोदी से जुड़ा यह दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कांग्रेस ने शनिवार को जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि एप्स्टीन की एक फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है। खेड़ा के अनुसार दस्तावेज में लिखा है कि मोदी ने एप्स्टीन से सलाह ली और इस्राइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचे गाए, जिसके साथ एप्स्टीन ने इट वर्कड लिखा है। खेड़ा ने इसे पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे। पहला, एप्स्टीन से कौन सी सलाह ली गई थी? दूसरा, इस्राइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नृत्य गायन का क्या मतलब है? और तीसरा ये कि इट वर्कड से क्या तात्पर्य है? कांग्रेस ने अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज का लिंक भी साझा किया। हालांकि रिपोर्ट्स में यह साफ नहीं है कि मोदी का नाम किसी आपराधिक संदर्भ में है या केवल एप्स्टीन की नेटवर्किंग कोशिशों में। इस बीच एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स से जुड़े विवादास्पद दावे भी सामने आए हैं, जिन पर उनकी ओर से इनकार किया गया। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय या बीजेपी ने अभी तक कांग्रेस के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। फोन टैपिंग मामला, केसीआर 1 फरवरी को एसआईटी के सामने होंगे पेश। पूछताछ की जगह पर विवाद खत्म। डीआरएस ने बताया बदले की राजनीति। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और पीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव कथित फोन टैपिंग मामले में 1 फरवरी 2026 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के सामने पेश होंगे। इससे पुलिस और केसीआर के बीच यह विवाद खत्म हो गया है कि पूछताछ कहां होगी। पहले केसीआर ने सिद्दीपेट स्थित अपने फार्म हाउस में बयान दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन एसआईटी ने उन्हें हैदराबाद के नंदी नगर स्थित आधिकारिक आवास पर दोपहर 3 बजे पेश होने को कहा। नोटिस देने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए भी केसीआर ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया है। उनकी पार्टी पीआरएस ने इसे कांग्रेस सरकार की बदले की राजनीति बताया है और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पार्टी नेता केटी रामाराव ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। मामला पीआरएस शासन के दौरान विपक्षी नेताओं के कथित फोन टैप करने से जुड़ा है। इस केस में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक टीवी चैनल मालिक आरोपी हैं। एसआईटी का दावा है कि सैकड़ों फोन नंबरों की अवैध निगरानी की गई थी। असम के 4 प्रवासी मजदूरों की कर्नाटक में मौत। हेमंत बिस्वा शर्मा कर्नाटक के सीएम से करेंगे बात। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को बेंगलुरु के पास 4 असमिया प्रवासी मजदूरों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से उठाएंगे और शवों को असम लाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समन्वय किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जयंत सिमटे, नीरेंद्रनाथ टैड, डॉक्टर टैड और धनंजय टैड नाम के ये 4 युवक होसकोटे तालुक के सुलीबेले इलाके में अपने किराए के कमरे में मृत पाए गए। शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की आशंका जताई गई है। पुलिस का कहना है कि शुक्रवार रात को चूल्हे पर चावल बनाते समय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। मृतकों में से 3 लखीमपुर जिले के नमोनी बोरखामुख गांव और एक सालमोरा गांव का रहने वाला था। सभी की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की मां से की मुलाकात। बजट सत्र के लिए दिल्ली रवाना।
एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की मां से मुलाकात की है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि जैसा कि कल से बजट पेश होना है तो मैं उसके लिए दिल्ली जा रही हूं। मैं यहां पर आशा काकी से अनुमति लेने आई थी कि मैं दिल्ली जाऊं या नहीं। उन्होंने कहा कि यह देश का बजट है और तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। अजीत पवार के निधन के 3 दिन बाद शपथ, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने शनिवार 31 जनवरी को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह शपथ ग्रहण उनके पति और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में हुई मौत के सिर्फ 3 दिन बाद हुआ। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महायुति गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एनसीपी विधायक दल ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुना था। 62 वर्षीय सुनेत्रा पवार सामाजिक और सहकारी क्षेत्र में एक्टिव रही हैं और 2024 में राज्यसभा सदस्य बनी थीं। उनकी नियुक्ति से एनसीपी में पैदा हुआ नेतृत्व संकट फिलहाल टल गया है। साथ ही दोनों एनसीपी गुटों के संभावित विलय की प्रक्रिया पर भी अस्थायी रोक लग गई है। यह फैसला राजनीतिक और भावनात्मक दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह इस जिम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला हैं। मुझे विश्वास है कि वह राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगी और स्वर्गीय अजीत दादा पवार के विजन को पूरा करेंगी। सुनेत्रा पवार की शपथ से अनजान शरद पवार बोले, सुनेत्रा पवार की डिप्टी सीएम बनने की जानकारी नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की कोई जानकारी नहीं है। 31 जनवरी 2026 को बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने कहा कि यह फैसला सुनेत्रा पवार की पार्टी ने लिया होगा और उन्हें इसकी जानकारी मीडिया से मिली है। उन्होंने साफ किया कि पवार परिवार का कोई भी सदस्य शपथ समारोह में शामिल नहीं होगा क्योंकि ना तो कोई चर्चा हुई ना ही कोई निमंत्रण मिला। वहीं अब शरद पवार के इस बयान से एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि अजीत पवार की मौत से पहले विलय की चर्चा चल रही थी, जिसकी पुष्टि शरद पवार ने भी की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों गुट एक हों और जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे जैसे नेताओं ने बातचीत शुरू की थी। विलय की तारीख 12 फरवरी 2026 तय थी, लेकिन अजीत की मौत से रुक गई। शरद पवार ने कहा कि अब भी उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालांकि हालिया घटनाक्रम से दोनों गुटों का विलय फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड संशोधन अध्यादेश 2026 लागू, जबरन शादी और लिव इन पर 7 साल तक जेल की सजा। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2026 लागू कर दिया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब राज्य सरकार को धर्मांतरण विरोधी कानून के मामलों में अदालत से लगातार झटके मिल रहे हैं। संशोधित यूसीसी में विवाह और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। जबरदस्ती, धोखाधड़ी या बल प्रयोग से विवाह या लिव इन कराने पर अब अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। बिना तलाक के दूसरा विवाह या लिव इन या एक साथ कई लिव इन और धोखे से तलाक लेने पर भी कड़ी सजा तय की गई है। नाबालिग के साथ लिव इन पर 6 महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि 1 साल पहले लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड की समीक्षा के बाद ये बदलाव किए गए हैं ताकि कानून को ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी बनाया जा सके। वहीं धर्मांतरण विरोधी कानून के मामलों में अदालतों द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने से सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं। अमेरिकी कांग्रेस में आरएसएस का लॉबिंग अभियान खत्म, दस्तावेजों से हुआ खुलासा। $3.3 लाख भुगतान का मामले को लेकर जांच की मांग तेज। रिपोर्ट सामने आने के बाद दिसंबर में लॉबिंग रजिस्ट्रेशन में संशोधन कर इसे समाप्त दिखा दिया गया। इस मामले पर विवाद इसलिए भी हुआ क्योंकि स्क्वायर पैटर्न बोगस ने फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA के तहत पंजीकरण नहीं कराया, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक यह जरूरी था। आरएसएस ने पहले इन आरोपों से इनकार किया था। रिपोर्ट के बाद विपक्षी नेताओं ने जांच की मांग की है। दस्तावेजों से साफ है कि फिलहाल आरएसएस अमेरिका में किसी लॉबिंग फर्म के साथ काम नहीं कर रहा, लेकिन भुगतान और कानूनी पारदर्शिता को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं।
अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।